हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक रिलेशन ऑन सेट्स लेकर के आए हैं। तो रिलेशन ऑन सेट्स आप लोग देखने से पहले, इससे पहले हम सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स मतलब सेट्स का जो कंप्लीट जानकारी हम अपलोड करके रखे हुए हैं, उसे आप लोग देख करके इस क्लास को अटेंड कीजिएगा ताकि बेहतर हो आज का क्लास। ठीक है, तो रिलेशन ऑन सेट्स को देखने से पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इस सब चीज़ों को भी हम अपलोड करके रखे हुए हैं। इसको भी आप लोग एक बार डिटेल से देख लोगे। ऐसे तो हम शॉर्ट में आज हम बताएंगे ही ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, बट अगर ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को अगर डिटेल पूर्वक आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले क्लास में हम बताए हुए हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो इसको अपलोड करके रखा गया है, उसको आप लोग जरूर एक बार देख लें। तो चलिए आज का क्लास में रिलेशन ऑन सेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल जाए। ठीक है, तो रिलेशन ऑन सेट्स को स्टार्ट करने से पहले हम आज क्या करते हैं कि पहले हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दी सेट्स को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ध्यान दोगे ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर यानी इसमें दो एलिमेंट का पेयर होता है, दो एलिमेंट का जोड़ा होता है जिसको एक स्मॉल ब्रैकेट से इंक्लूज करके लिखा जाता है। When two elements A and B, when two elements A and B are enclosed in a small bracket, are enclosed in a small bracket, then it is called ordered pair of A and B। अब इसे लिखते कैसे हैं? It is written as, इसको इस प्रकार से लिखते हैं जिसमें से ये जो A है इसे फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं और B को सेकंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। A इक्वल टू फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर और B इक्वल टू सेकेंड मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी जो भी जब दो इलेमेंट को पेयर बना करके, जोड़ा बना करके इस रूप में अगर हम लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं।
और ऑर्डर्ड पेयर का ढेर सारा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, इसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो ध्यान दोगे, क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? The Cartesian product of two sets या two non-empty sets, two non-empty sets A and B is डिफाइंड एज। तो कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान दोगे। सबसे पहले तो इसे हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस प्रकार से ए क्रॉस बी कहीं भी लिखा रहेगा तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जहां पर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इसे डिफाइन कैसे करोगे? ये जो है ये भी एक प्रकार का सेट है, ठीक है। ये जो ए क्रॉस बी जो है ये भी हमारा सेट है। तो क्या है, सो ध्यान दोगे, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर वाला एलिमेंट आएगा ये, यानी ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर, उस सेट के अंदर सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स आएंगे। मतलब उस सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा इसी रूप का एलिमेंट होगा। ए बी हो गया, 1 2 हो गया, 0 1 हो गया, 0 0 हो गया, -1 2 हो गया, ऐसा कुछ आएगा। सच दैट या वेयर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट जो दिख रहा है वो किसका होना चाहिए? ए का एलिमेंट होना चाहिए। यानी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू, सॉरी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ऐसा होना चाहिए। यानी इस सेट के अंदर वैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए में बिलोंग्स करेगा और दूसरा एलिमेंट बी में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब इसका जो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है उसे जानने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर ध्यान दोगे, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ए हम एक सेट ले लेते हैं ए बी और बी एक सेट ले लेते हैं हम एक्स वाई, ठीक है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट। अब क्वेश्चन आता है कि ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक सेट है। सेट है तो इसे हम इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखेंगे। मिडिल ब्रैकेट के अंदर में सेट्स को हम लोग लिखते हैं। तो इसके अंदर जितना सारा एलिमेंट आएगा हमारा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स जो आएगा वो कहाँ से आएगा? तो जैसा कि हम बताए हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, कहने का मतलब है यहाँ दो एलिमेंट होगा, बीच में कॉमा होगा। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर जो आएगा वो पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो ए का एलिमेंट ए और बी है और बी का एलिमेंट एक्स और वाई है। तो ए का एलिमेंट हम ए ले लेते हैं और बी का एलिमेंट हम एक्स ले लेते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकंड एलिमेंट बी का है। तो उस हिसाब से ये किसका एलिमेंट होगा? ये ऑर्डर्ड पेयर, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो और सारा यहाँ एलिमेंट बन सकता है, जैसे इसी का एलिमेंट हम ए ले लिए और इसका हम वाई ले लिए, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेकंड एलिमेंट हमारा बी का है। और सारा भी हो सकता है,
अब ए का हम बी ले लिए और यहाँ से एक्स ले लिए, फिर इसका बी ले लिए और यहाँ से वाई ले लिए। यानी ये जो चार ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये चारों का चारों ऑर्डर्ड पेयर से जो सेट तैयार हमारा हुआ, वो सेट क्या होगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और इस सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का है। इस सेट्स का एवरी ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट को देख लो, फर्स्ट एलिमेंट जो है इन सब का वो फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकंड एलिमेंट जहां भी दिख रहा है वो सेकंड एलिमेंट हमारा बी का है। यानी सीधी सी याद रखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स होता है जिस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट हमारा बी का एलिमेंट होता है। अब अगर हमें यहां पर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए तो ध्यान दोगे यहां पर क्लियर हो जाएगा। इसमें दो एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, तो उस हिसाब से इसका एलिमेंट कितना हो गया, 4 हो गया। अगर यहां पर एक एलिमेंट और होता तो इस ए और बी को उसके साथ हम लिखते 2 बार तो 6 एलिमेंट हो जाता। मतलब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इसको याद रखोगे। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा होगा वो क्या होगा, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट और बी का नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान में रखोगे। कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पर और लेते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। अगर हम एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं, जैसे कि ए का वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3, बी का वैल्यू ले लेते हैं 0 2 4। तो सीधी सी बात, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, यहाँ 3 एलिमेंट्स है, यानी इसमें टोटल कितना एलिमेंट आना चाहिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो 9 एलिमेंट आना चाहिए। तो ध्यान दोगे 9 एलिमेंट क्या क्या आएगा। काफी सिंपल है इसको लिखना। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ लेंगे 1। अब 1 को इन तीनों के साथ लिखना है, 1 0 1 2, फिर 1 4 1 0 1 2 1 4। 1 को तीनों के साथ लिख दिए। अब 0 को इसका 2 लेते हैं, 2 0, फिर 2 2, फिर 2 4, फिर इसके बाद 3 0, फिर 3 2 एंड 3 4। यानी ये जो 1 है, इस 1 को इन तीनों के साथ लिख दिए, 3 एलिमेंट आ गया। फिर 2 है, इस 2 को इन तीनों के साथ लिख दिए, 3 एलिमेंट आ गया। फिर 3 को इन तीनों के साथ लिख दिए, 3 एलिमेंट आ गया। यानी टोटल कितना एलिमेंट हो गया इसका, 9। यानी ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ऐसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ढेर सारा क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, इसमें तो इतना ही बताएंगे क्योंकि इसमें हमें रिलेशन बताना है। अब इसके बाद ध्यान दोगे रिलेशन ऑन सेट्स। तो ध्यान दोगे ए रिलेशन on two sets A and B, इसे ऐसा कह सकते हो ऑन टू नॉन एम्प्टी। शायद पिछला वाला में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बता रहे थे, उस समय वहां पर नॉन एम्प्टी के जहां पर नॉन सेट्स लिखा गया है, तो वहां पर अगर ऐसा लिखा गया होगा तो आप लोग करेक्शन कर लोगे, नॉन एम्प्टी सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नॉन एम्प्टी सेट्स ही होगा। अगर वहां पर नॉन सेट्स लिखा गया है तो वहां पर आप लोग नॉन एम्प्टी सेट्स कर लोगे। ए रिलेशन ऑन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी।
इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यानी सीधे से याद रखोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा बताने का सेम मेन रीजन यही था कि रिलेशन जो होता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है। अब ध्यान दोगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अब सीधी सी बात है, ध्यान दोगे आप लोग, आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये आर जो है सो सबसेट है। तो अभी जैसा कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह का एलिमेंट बिलोंग्स करता था, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, इस प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर 1,2, 2,3, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स करता था। तो उसी तरह से हम मान लिए हैं कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इसका एलिमेंट है। जब आर हमारा इसका सबसेट है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि इसमें वही एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसी का कुछ एलिमेंट आर में होगा या इसका टोटल एलिमेंट हमारा आर में होगा। आर में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो नहीं सकता है। तो इसमें क्या था, इसमें ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स करता था। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर होता था वही इसमें बिलोंग्स करता था। तो इसमें भी हमारा वैसे ही एलिमेंट बिलोंग्स करेगा। हम चलो मान लेते हैं कि इस तरह का एक एलिमेंट है जो आर में बिलोंग्स कर रहा है हमारा। यहाँ पर ए कॉमा बी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 0, 0 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम सपोज कर लिए हैं कि ये जो है सो आर में बिलोंग्स कर रहा है। तो इसको हम लोग और कितने तरीके से लिख सकते हैं या पढ़ क्या सकते हैं, ठीक है। देन वी से दैट, हम क्या पढ़ सकते हैं इसे, वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। हम ऐसा पढ़ सकते हैं इसे कि ए इज रिलेटेड टू बी, या इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एंड वी राइट, इसे हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, सॉरी क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी ऐसा लिख सकते हैं। इस तीनों का मतलब सेम है। अगर ए बी का ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग्स कर रहा है तो उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा पढ़ सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, और लिख सकते हैं ऐसा। इसका मतलब ही है कि ए रिलेटेड टू बी, यानी ए बी का ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग्स कर रहा है। अब अगर कहीं ऐसा आ जाए, इफ एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस बिलोंग्स टू का मतलब सेट्स में हम बता चुके हैं, इस सबसेट के बारे में भी सेट्स में बता चुके हैं, इसलिए उसको देखना जरूरी है। देन वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ए जो है सो बी से रिलेटेड नहीं है। दैट इज, इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, वी राइट ए आर, लिख करके ऐसे इसको क्रॉस कर देना है, कट कर देना है, ये लिखना है। आर को लिख करके ऐसे जो काट देना है, इसका मतलब है कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ए कॉमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारा आर में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो एकदम शॉर्ट में समझना है रिलेशन के लिए।
तो ए रिलेशन ऑन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, रिलेशन अगर दो सेट्स में अगर देखा गया हो, दो सेट्स में अगर रिलेशन अगर है तो वो क्या होगा, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर ए बी इस तरह का एलिमेंट हमारा आर में बिलोंग्स कर रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, और पढ़ेंगे क्या, ए इज रिलेटेड टू बी, और अगर बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इन सारे चीज को यहाँ पर रिलेशन में याद रखना है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर हम लोग को रिलेशन अगर पढ़ना है तो इसके लिए हम लोग को सेट्स पढ़ना पड़ेगा, सेट्स पढ़ने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा और ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में कुछ टॉपिक्स और है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन पढ़ते हैं। तो जैसा कि डोमेन के बारे में आप लोग सेट्स में पढ़े होंगे, ठीक है, तो डोमेन क्या होता है यहां पर, सो ध्यान दोगे। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है या ये जो रिलेशन है आर हमारा, इस आर में जितना सारा एलिमेंट बिलोंग्स करेगा, तो आर में जो एलिमेंट बिलोंग्स करेगा इसी तरह का एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट होगा, तीन एलिमेंट होगा, चार एलिमेंट होगा, जितना सारा एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर होगा उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट का जो सेट होगा उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे। इसके बाद रेंज, रेंज इसका क्या होता है, तो इसमें जो सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है, सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसे हम लोग रेंज बोलेंगे। ठीक है, और कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी हमारा कोडोमेन कहलाएगा। तीन चीजों को इसमें याद रखना है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स करेगा उन सभी ऑर्डर पेयर का जो पहला पहला एलिमेंट होगा उससे एक सेट तैयार कर दो, उस सेट को हम लोग डोमेन बोलेंगे। सेकेंड एलिमेंट को लेके बना लो, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, और अगर दो सेट्स, रिलेशन तो दो सेट्स में होता है हमेशा, तो सेकेंड वाला जो सेट होता है वो कंप्लीट सेकेंड सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो ध्यान दोगे, रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन हो सकता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन हो सकता है, या हो सकता है दोनों सेम हो। ठीक है, रेंज में जो एलिमेंट आएगा ना वो बी से ही आएगा, या तो बी का सभी एलिमेंट होगा या तो बी का कुछ एलिमेंट होगा, और कोडोमेन में जो एलिमेंट आएगा वो एक से एलिमेंट आएगा, या तो ए का कंप्लीट होगा या तो ए का कुछ एलिमेंट होगा। तो डोमेन होगा यहां द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर में जितना सारा एलिमेंट है, आर में जितना सारा एलिमेंट है उन सभी का, उन्हें थोड़ा सा डिटेल हम और यहां कर सकते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, आर का जितना सारा एलिमेंट्स होगा उन सभी एलिमेंट्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद रेंज में क्या होगा, द सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट
ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, आर का जो एलिमेंट्स है उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट का सेट होगा, उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। अब कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा ध्यान दोगे, द कंप्लीट सेट बी, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के एग्जांपल के थ्रू इसको बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, लेट ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, और बी एक सेट है जिसमें 0 1 4 9 है। ठीक है, दो ठो सेट दिया हुआ है, और इसमें ध्यान दोगे एक रिलेशन भी दिया गया। आर यहाँ पर एक रिलेशन को शो कर रहा है, या तो कह सकते हैं फिलहाल अभी रिलेशन नहीं है, मतलब आर भी यहाँ पर एक सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। अब हमें शो करके दिखाना है यहाँ पर, सो दैट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है कि जो आर जो सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है वो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, हमें दिखाना है। ठीक है, अगर वो रिलेशन है तो उसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है, और कोडोमेन बताना है। तो जैसा कि डिफिनेशन में क्या बताया गया था कि ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर यहाँ पर बोला गया है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो हमारा जो सेट जो दिया हुआ है, सेट ए जो दिया हुआ है, सेट ए है हमारा -2 -1 0 1 2। इसके बाद बी दिया हुआ है 0 1 4 9। अब यहां से हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हम वो फाइंड करते हैं। तो बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है। इसका जो पहला एलिमेंट जो है ना, इस पहले एलिमेंट का ऑर्डर पेयरिंग सभी के साथ ले लेते हैं, -2 0, फिर -2 1, फिर -2 4, फिर -2 9, -2 को चारों के साथ ले लेंगे। अब इसके बाद हम -1 को लेंगे, -1 0, -1 1, -1 4, फिर -1 9, -1 9 को ले लिए। अब 0 को 0 चारों के साथ लेंगे, 0 0 0 1। अब इसके बाद 0 4 0 9, 0 को ले लिए चारों के साथ। अब हम 1 को लेंगे चारों के साथ, 1 0 1 1 1 4 1 9, 1 को भी ले लिया गया चारों के साथ। अब 2 का ऑर्डर पेयर सभी के साथ, 2 0 2 1 2 4 2 9। तो ये पता है क्या निकला, ये हमारा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। ठीक है, अब ध्यान रहे ये जो आर है लिखा हुआ, यहाँ जो आर हमारा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आर में, लिखा हुआ है -2 4 -1 1 0 0 1 1 2 4। अगर ये जो आर है, ये जो आर है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो, सबसेट हो कहने का मतलब है
इसमें जितना सारा एलिमेंट है उस सभी एलिमेंट इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। यानी ये जो आर है अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है दैट इज आर का एवरी एलिमेंट ए क्रॉस बी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तो हम इस सेट को हम एक रिलेशन कह सकते हैं। तो ध्यान दोगे -2 4, तो -2 4 हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। फिर -1 1, -1 1 हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। 0 0, तो 0 0 हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। 1 1, तो 1 1 हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब 2 4, तो 2 4 हमारा यहाँ प्रेजेंट है। यानी इसमें जितना सारा हमारा 5 एलिमेंट है पांचों को पांचों एलिमेंट हमारा ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का सबसेट आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारा रिलेशन है। तो लिखेंगे देयरफॉर आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी ये जो है सो एक रिलेशन है। अब अगर रिलेशन है तो इसमें हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो अब हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर को क्या बताया गया है? सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। आर में जितना सारा एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट ले लो। दैट इज यहां से पहला एलिमेंट -2, -1, 0, 1 और 2। तो क्या क्या आ जाएगा? -2 फर्स्ट एलिमेंट को ही सिर्फ लेना है, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, बट ध्यान में रहे रिपीट नहीं करना एलिमेंट। तो ये हमारा डोमेन आ गया। अब रेंज निकालते हैं इसके बाद। तो रेंज किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। तो सेकेंड एलिमेंट 4 है, 1 है, 0 है, फिर 1 है। तो 1 रिपीट नहीं करना है, 1 ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, रिपीट नहीं करना है। यानी ये जो है उसका क्या आ गया? रेंज आ गया। अब कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या किसको बोला जाता है? कंप्लीट सेट बी। तो कंप्लीट सेट बी यानी ये पूरा आ जाएगा 0 1 4 9, ये आ गया हमारा। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें और लेते हैं। अगर इसी में एक क्वेश्चन और हो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। यहां से ए टू बी में तो एक ही रिलेशन दिया गया था, बट अगर यहां पूछा जाएगा टोटल कितने रिलेशन यहां बन सकते हैं, तो इस चीज को सबसे पहले ध्यान में रखोगे। इफ एन ए इक्वल टू पी है और एन बी इक्वल टू क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? तो 2 टू दी पावर पी क्यू हो जाएगा। दोनों में एन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसको 2 का पावर लगा देना है। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो क्या होगा? 2 का पावर p इंटू क्यू, दैट इज p यानी क्या? a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो 5 है। और b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो 4 है। तो 5 इंटू 4 दैट इज 2 टू दी पावर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे।
लेट आर इक्वल टू आर में जो हमारा एलिमेंट जो बिलोंग्स कर रहा है हमारा इस प्रकार का ऑर्डर पेयर है, यानी एक्स कॉमा एक्स क्यूब, सच दैट या वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स हो। टू फैक्टर्स में क्या क्या, एक वन एंड इट सेल्फ, दैट इज वन और खुद वो नंबर का फैक्टर। तो जैसे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमारा टू है, टू को लिख सकते हैं वन इंटू टू, थ्री को लिख सकते हैं वन इंटू थ्री, फोर को लिख सकते हैं वन इंटू टू, फाइव को लिख सकते हैं वन इंटू फाइव, सिक्स को लिख सकते हैं वन इंटू थ्री, सेवन को लिख सकते हैं वन इंटू सेवन, एट को लिख सकते हैं वन इंटू टू, नाइन को लिख सकते हैं वन इंटू थ्री, 10 को लिख सकते हैं वन इंटू फाइव। तो इसमें से ध्यान दोगे, और वन को क्या लिख सकते हैं, वन को तो सिर्फ वन लिख सकते हैं। तो अब यहां ध्यान दोगे, वन का तो एक ही फैक्टर है, चलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। टू का दो फैक्टर है, एक वन और एक वो खुद, तो प्राइम हो गया ये। थ्री का भी दो फैक्टर है, एक वन और वो खुद, फोर का तीन फैक्टर हो गया, यानी ये मेरा प्राइम नहीं है। फाइव का भी दो ही फैक्टर है, एक वन और एक फाइव, सिक्स का तीन फैक्टर हो गया, ये प्राइम नहीं हो सकता है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं हो सकता, ये भी प्राइम नहीं हो सकता, ये भी प्राइम नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर प्राइम कौन कौन है फिलहाल अभी जो दिख रहा है, टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, ये चार प्राइम है। आगे और बढ़ोगे तो और सारा प्राइम आएगा, बट यहाँ पर बोला गया है लेस देन 10। तो लेस देन 10 यानी 10 से छोटा प्राइम नंबर हमारा है टू है, थ्री है, फाइव है और सेवन है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यहां ध्यान दोगे, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो टू है, थ्री है, फाइव है एंड सेवन है, इतना ही है उसका पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ऐसा प्राइम नंबर जो 10 से छोटा हो। तो जब मेरा एक्स का पॉसिबल वैल्यू ये है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, तो एक्स क्यूब यानी टू का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, थ्री का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, फाइव का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, और सेवन का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। यानी ये एक्स का पॉसिबल वैल्यू हो गया, ये एक्स क्यू का पॉसिबल वैल्यू हो गया, और हमें जो रिलेशन जो लिखना है वो इस रूप में लिखना है, पहला एलिमेंट एक्स तो दूसरा एलिमेंट एक्स क्यू। ठीक है, अब हम यहां पर आर को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो एक्स क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8, दूसरा को नहीं ले लेना है। ठीक है, यानी यहाँ जो एलिमेंट जो लिखा रहेगा ना उसी का क्यूब यहाँ होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, फिर अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो यहाँ 125 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर अगर हम 7 लेते हैं तो 343 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि x जो है सो प्राइम नंबर होना चाहिए जो 10 से छोटा हो। 10 से छोटा प्राइम नंबर मेरा यही 4 है, उस चारों को यहाँ पर हम ले लिए और उसी का क्यूब वहां पर हम उसके साथ पेयर में बैठाते चले गए। तो ये हमारा आ गया R। अब इसमें पूछा गया है डोमेन।
डोमेन ऑफ आर, तो सीधी सी बात सबका पहला एलिमेंट ले लेना है 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पर रेंज भी पूछा गया है, तो रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 8 27 125 और 343, 8 27 125 343 ये आ गया। अब इसमें एक चीज ध्यान दोगे, इसमें कोडोमेन नहीं पूछा गया है, और इसमें कोडोमेन लिखना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो सेट जो ए बी रहता था वो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी होता है, बी तो इसमें दिया हुआ है नहीं। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, ध्यान दोगे। two ordered pairs A comma B and C comma D be equal if A equal to C and B equal to D, that is A comma B equal to C comma D, ये दोनों इक्वल तभी होगा when इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा, ऐसा फर्स्ट के बराबर होगा, सेकेंड के बराबर होगा, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर जो है सो इक्वल होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन से ध्यान दोगे, फाइंड ए एंड बी व्हेन, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ध्यान दोगे। गिवन है a माइनस 1 कॉमा p प्लस 5 इक्वल टू 2 3, ये दिया हुआ है। तो जैसा कि यहां पर बताया गया है, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड के बराबर होगा। तो इसका फर्स्ट में हमारा a माइनस 1 है, a माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमा, और यहां से b माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी इसका फर्स्ट के बराबर कर दिए, सेकेंड को सेकेंड के बराबर कर दिए, तो ये जो माइनस 1 है इधर प्लस में चला जाएगा, यानी a इक्वल टू यहां से आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, ये 5 इधर चला जाएगा, b इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, यानी a का वैल्यू 3 आ गया और b का वैल्यू 2 आ गया। अब इसके बाद सेकेंड नंबर में देखोगे, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, तो जब ये मेरा इसके बराबर है तो सेम उसी प्रकार से ये जो 1 है 1 को उधर हम लोग माइनस में ले जाएंगे, अब यहां एलसीएम लोगे, अगर यहां एलसीएम लेंगे 3 तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 का 2, x का वैल्यू आ गया। अब सिमिलरली इसको हम इस सेकेंड के बराबर कर देते हैं, y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, तो ये जो माइनस 2/3 है उधर प्लस में चला जाएगा, अब यहां एलसीएम लोगे 3 का
तो क्या आ जाएगा ऊपर में 1 + 2, 3/3 दैट इज 1, यानी x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू आ गया 1। इसके बाद इसका थर्ड नंबर में ध्यान दोगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 2a + b, 11 इक्वल टू 1, a - 3b। तो यहां से क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट वाली 1 के बराबर हो जाएगा, और यहां से इसका जो सेकेंड है इसके सेकेंड के बराबर हो जाएगा, यानी a - 3b इक्वल टू 11। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इस तरह का 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। 2 लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, b में यहाँ पर 3 है और यहाँ b में मेरा 1 है, तो अगर इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 1 मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ तो 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज होगा नहीं, वैसे ही रह जाएगा, तो आ जाएगा a - 3b और यहाँ 11, ये आ गया। अब जब इसको हम ऐड कर ही रहे हैं तो ये 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7a और इसको ऐड करेंगे तो 14। ये जो 7 है इधर डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 2, a का वैल्यू 2 आ गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दो, b का वैल्यू आ जाता है, तो हम 1 का यूज कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। a का वैल्यू 2, ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू 2 है, यहां पर 2 पुट कर दोगे, 2 × 2 4 प्लस b इक्वल टू 1। अब ये जो 4 है उधर माइनस में चला जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1 - 4 दैट इज -3। a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया -3। ध्यान दोगे, a का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया और यहां से b का वैल्यू क्या आ गया -3। हैंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -3। अभी तक तो हम लोग रिलेशन फ्रॉम ए सेट a टू b हम लोग पढ़ रहे थे, बट कभी कभी ऐसा भी आता है रिलेशन ऑन ए सेट, एक सिंगल सेट, रिलेशन ऑन ए सेट। तो ये क्या होता है, 2 सेट नहीं होता, एक ही सेट होता है। तो ध्यान दोगे, रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A is सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ध्यान दोगे, यानी इस कंडीशन में A का ही क्रॉस A के साथ करना है, मतलब A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ जो होगा उसका ये सबसेट होगा, यानी R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इस चीज को ध्यान में रखोगे, यानी यहाँ पर 2 सेट नहीं होगा। इसका भी हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग टाइप्स ऑफ द रिलेशन पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए एक लाइक जरूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और अगर
अच्छा नहीं लगा हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेजें, ताकि उस चीज़ को अगले क्लास में खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानीपूर्वक मिल जाए। ठीक है, चलिए इस क्लास से या आरपी ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत सारी धन्यवाद। अब आगे आप लोग पढ़ते रहिए। अब हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे और उस अगले क्लास में टाइप्स ऑफ द रिलेशन को लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।